ऊधम सिंह नगर में कैंसर पीड़ितों को मिलेगा उचित इलाज। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंसर मरीजों के लिए शुरू नई ओपीडी। मानसून का दिख रहा पहाड़ों में असर, बड़ी लोगों की परेशानी। भारी बारिश के चलते नैनीताल विधानसभा के कोचा बाग में 14 ग्राम सभा को जोड़ने वाली मोटर मार्ग बंद। हरिद्वार में पुलिस की मुस्तैदी से बचे युवक की जान। तेज पानी के बहाव में बैठे युवक को पुलिस ने समय रहते बचाया। हल्द्वानी में कमीशन खोरी की भेंट चढ़ी कई सरकारी योजनाएं। स्थानीय लोगों ने लगाया पूरनपुर गांव में जेई पर धांधली का आरोप। और नैनीताल जिले में लगातार बढ़ रहा मादक पदार्थों की तस्करी का मामला। पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान गिरफ्त में आया स्मैक तस्कर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी टनकपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गहतोड़ी के सम्मान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर में वाहन रैली निकाली। इस दौरान अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और भविष्य की रणनीति पर विचार किया गया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनें और उनका समाधान करें। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के प्रवेश द्वार पर बना रोडवेज बस स्टैंड अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। जी हां, मंगलौर बस स्टैंड पर यात्रियों को घंटों धूप में ही खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां बना भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। 4 धाम यात्रा के दौरान भी यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अब कावड़ यात्रा शुरू होने के चंद दिन बाकी हैं, उसके बाद भी मंगलौर रोडवेज बस स्टैंड की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बस स्टैंड पर बना शौचालय तक खराब पड़ा है और बस स्टैंड पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सरकार की योजनाओं को पलीता लगाती नजर आ रही है। उत्तराखंड का प्रवेश द्वार होने के नाते मंगलौर बस स्टैंड की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ी हुई है। और अगर बस स्टैंड को देखा जाए तो वहाँ यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। धूप और बारिश से बचने के लिए कोई टीन शेड नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। शौचालय की हालत जो है वो बद से बदतर है। इस संबंध में मैंने नगर पालिका के ईओ से बात की थी। हरिद्वार और देहरादून की गाड़ियाँ क्योंकि अब रुड़की नहीं जाती, तो रुड़की के यात्री भी मंगलौर बैठने आते हैं। इससे मंगलौर बस स्टैंड पर यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। बहुत भीड़ रहती है, लेकिन वहाँ यात्रियों के लिए किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध। यहाँ पे उत्तराखंड का ये रोडवेज मंगलौर का जो है बहुत पुराना रोडवेज है और यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ की हालत, ना बैठने के लिए लेडीज़ के लिए कोई है, ना जेंट्स के लिए कोई है। कोई चेयर वगैरह आपको या कोई सीटिंग वगैरह जो आजकल जो सरकार कर रही है कुछ नहीं है। कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ नहीं है, कोई पीने के पानी की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है और इसकी हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ कोई सुविधा का अभाव सरकार का नहीं दिख रहा है। ऊपर से कावड़ यात्रा भी चलने वाली है, उसको भी देखते हुए 4 धाम यात्रा चली, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं। उच्च अधिकारियों को हमने डिमांड भेज दी है और क्योंकि ये पीछे जो कोरोना काल में ये यहाँ से जो है डैमेज कर दिया था यहाँ का फर्नीचर, और उसकी डिमांड भेज दी गई है और जीएम साहब ने जो आश्वस्त किया। हरिद्वार के अन्नैकी में एक सिरफिरे आशिक को उसकी प्रेमिका के परिजनों ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं बेटी का बचाव करने आई मां भी घायल हो गई है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। मामला सिडकुल थाना क्षेत्र का है। हमले में घायल युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। हम ऊपर बैठे थे, अपने बच्चे को आ रहे थे जी। हमें ऊपर से चिल्लाने के बाद गई नीचे से एक बच्चा गया हमारे पास में, उसने बोला हमारी दीदी को चाकू से मार दिया किसी ने। हमने नीचे आकर देखा तो लड़की खून में पूरी लथपथ हो रही थी। फिर हमने आके गेट खोला और लड़का भाग गया। हमें से कह रहा था आप भी इतना बड़ोगी तो चाकू से मम्मी। हमने इतनी हिम्मत करी, लड़की छुड़ा कर हमने अंदर से बाहर भेज दी। मैंने भाग जाए यहाँ से, जान बच जाएगी। गेट खोल हम तो आराम कर रहे थे अपने रूम में, नीचे से चिल्लाने की आवाज आई है।
हमने देखा नीचे आएगा, चिल्ला रहे बच्चे, अब हमारी दीदी को बचा लो। हमने बाहर नीचे देखा गया, कुंडा बंद था बाहर का जी। फिर हमने गेट खोला, लड़का भाग गया, निकल के छुरी ले रहा आगे में, लड़की को उन्होंने घायल कर रखा था जी, हमारे पर भी हमला करा। देहरादून में उत्तरांचल महिला एसोसिएशन की ओर से महिला स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही महिलाओं को कई बीमारियों और समस्याओं का समाधान भी बताया गया। साथ ही महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार व्यंजन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने स्वस्थ समाज के लिए महिलाओं का स्वस्थ और शिक्षित होना जरूरी बताया। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी अब कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज हो सकेगा। बता दें कि जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए नई ओपीडी कक्ष की शुरुआत हो गई है, जहां कैंसर पीड़ित मरीजों का समय रहते इलाज हो सकेगा और मरीजों को राहत मिल सकेगी। एक पैलिएटिव वार्ड यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित किया गया है। इसमें ऐसे मरीज जो बहुत समय से कैंसर की सेवाएं ले रहे हैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से और उनका इलाज पूर्ण नहीं हो पा रहा है, अगर उन्हें यहाँ पे भी कोई दिक्कत होती है और जो लोकल के मरीज हैं यहाँ पर आते हैं तो हम उनको भर्ती करके सेवा। थराली में बीते 25 जून को देवधुरा महामृत्युंजय मंदिर से कई कीमती सामानों की चोरी हुई थी। अब पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। मंदिर समिति सदस्यों ने मंदिर से कई प्रकार के बर्तन और कीमती आभूषण चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस टीम ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये थाना थराली क्षेत्र में घटना हुई थी। इसमें एक मंदिर में चोरी और दूसरे एक बाइक चोरी होने की तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें प्रथम दृष्टया मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें थाना अध्यक्ष थराली के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया था। इसमें एक टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज सर्विलांस चेक किया गया था, दूसरी स्वाग्रसी पतारसी में टीम नियुक्त की गई थी और इसमें सफलता पाई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से बाइक और मंदिर का जो चोरी का सामान था वो बरामद हो गया है। हरिद्वार में निजी कंपनी की ओर से संचालित मनसा देवी और चंडी देवी उड़न खचोली की सेवाएं श्रद्धालुओं को 3 दिन तक नहीं मिल पाएंगी। निजी कंपनी के जनरल मैनेजर मनोज डोभाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उड़न खचोली के अर्धवार्षिक रखरखाव के कार्य के लिए अलग अलग तिथि पर दोनों मंदिरों में चलने वाले उड़न खचोली की सेवा 3 दिन बाधित रहेगी। आज से 6 जुलाई तक सेवाएं बंद रहेंगी। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए काला ढूंगी पुलिस ने अभियान चलाया है, जिसके तहत काला ढूंगी पुलिस को 4 ग्राम अवैध मादक के साथ युवक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मंगोली नैनीताल का रहने वाला है, जिसको पुलिस ने वार्ड क्रमांक 5 में घूमते हुए पाया गया था। वहीं तलाशी लेने पर युवक से स्मैक बरामद हुई है। फिलहाल पकड़े हुए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। दरोगा जी विजय कुमार कमीचूसी चेकिंग में थे, तो ये वार्ड नंबर 5 मजावली रोड पे मुखबिर की सूचना पर ने भगवान सिंह मेहरा उर्फ भास्कर निवासी मंगोली थाना मल्लीताल को 4.10 ग्राम के स्नैक के साथ गिरफ्तार किया है। ये स्नैक पीने का आदी है और पूर्व में भी ये जेल में जा चुका है। इस संबंध में जो ये स्नैक के विरुद्ध अभियान चल रहा है, ये आगे भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदर्श ग्राम सभा के क्यारकुली में ग्राम प्रधान कौशल रावत से सीधा संवाद करने के बाद लगातार राज्य और केंद्र के अधिकारियों का दौरा बना हुआ है। इसी क्रम में आदर्श ग्राम क्यारकुली में स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के तहत योजना का बतौर मुख्य अतिथि निरीक्षण करने केंद्रीय पेयजल सचिव एवं डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन विनी महाजन ने ग्रामीणों से बातचीत की और कहा कि क्यारकुली गांव ने स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के कार्यों को बखूबी अंजाम दिया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्रामीण बधाई के पात्र हैं।
सबसे पहले तो ये पाया कि यहाँ के लोग बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन का कार्य भी बहुत तेज़ी से यहाँ आगे बढ़ाया है और बहुत घरों में नल से जल मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का है और सीधा नल से पानी पिया जा रहा है। कोई आरओज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये गांव अब तकरीबन इसमें सारा काम समाप्त हो चुका है। हर घर में हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही अच्छे क्वालिटी का उचित मात्रा में पानी मिलना शुरू हो गया और जो बचता काम है टैंक वगैरह का वो भी शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। और इनसे स्वच्छता की बात करी तो ये पहले ही ये कदम इन्होंने उठाए हैं, ख़ास तौर पे जो ये सोख्ता गड्ढा हम देख रहे हैं, कम्युनिटी सोख्ता गड्ढा, जिसमें जो किचन का वेस्ट वाटर या जो नहाने धोने का, कपड़े धोने का वेस्ट वाटर है वो पाइप के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ कोई ऐसी नालियाँ नहीं हैं जिनमें गंदा पानी बहता दिख रहा हो। तो बहुत अच्छा काम हो चुका है। हमने इनसे और आगे बात करी है कि ये अपना और प्रबंध करें कि गीला सूखा कचरा अलग अलग करके उसकी सही उसका प्रबंध किया जाए। देहरादून में 13वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन रेंजर्स कॉलेज में किया गया। बता दें कि नेहरू युवा केंद्र संगठन उत्तराखंड के तत्वाधान में गृह मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान भाषण प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। वहीं विजेताओं को चेक के माध्यम से पुरस्कृत भी किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य के 110 पुरुष और 83 महिलाओं सहित कुल 193 प्रतिभागियों और 20 सुरक्षा कर्मियों ने हिस्सा लिया। लोहाघाट के रोडवेज कर्मियों ने एडीएम नरेंद्र कुमार गौतम की अध्यक्षता में नगर पालिका के अध्यक्ष गोविंद वर्मा को सम्मानित किया। इस दौरान एडीएम नरेंद्र कुमार गौतम ने कहा कि पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के द्वारा लोहाघाट के बस अड्डे की तस्वीर बदल दी गई है। वहीं पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने रोडवेज कर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि पालिका की ओर से बस अड्डे में और भी कार्य करवाए जाएंगे तथा रोडवेज कार्यालय के पक्के भवन निर्माण के लिए शासन से बात की जाएगी। अध्यक्ष जी ने रोडवेज स्टेशन को सुंदर बनाने में सराहनीय कार्य किया गया। इसी क्रम में उनके सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रोडवेज परिवार की ओर से किया गया था और उनसे आगे भी स्टेशन परिसर में जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए प्रयास करने के लिए अनुरोध किया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इन लोगों ने इस लायक सोचा और मेरा सम्मान किया गया। मेरा क्या पूरा लोहाघाट नगर का सम्मान है और जो एक छोटा सा प्रयास था हमारा कि रोड परिवहन निगम की जो बस अड्डा था हमारा लोहाघाट डिपो का, इसमें बरसात के सीजनों में काफ़ी कीचड़ हो जाता था और गर्मियों में काफ़ी धूल उड़ती थी, जिससे हमारे सारे यात्री परेशान रहते थे और ये कर्मचारी भी परेशान रहते थे। इसको देखते हुए सर्वप्रथम हमने यहाँ टाइल लगा करके सौंदर्यीकरण किया गया और साथ ही साथ रेलिंग लगवाई गई और स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई। साथ ही साथ एक सोलर हैंडपंप लगवाया गया जिससे यात्रियों को और परिवहन निगम के कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना हो, ये समाधान किया जा रहा है। और इनके द्वारा एक शौचालय के लिए मुझसे कहा गया 2 सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर बने हुए हैं। हाईटेक शौचालय भी है और एक शौचालय ऐसे ही बना हुआ है। और जो भी इनकी मांगें हैं और एक पीछे रेलिंग के लिए कहा गया, मैं इनको आश्वस्त करता रहा हूँ कि जो भी इनकी मांगें हैं इन मांगों में अमल किया जाएगा और इनको पूरा करने का काम। हल्द्वानी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि पुलिस फरियादी की फरियाद को हर हाल में सुनेगी और जनता को तुरंत न्याय मिले, इसके लिए वे लगातार नए तरीकों को आजमा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए गौरा ऐप के साथ डायल 112 पुलिस सेवा को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के साथ EFIR सेवा को जल्द लागू कर रहे हैं, जिससे पीड़ित को कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े। केवल अपने मोबाइल से वे शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके बाद संबंधित थाना क्षेत्र मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, जिनमें कुछ शिकायतें लंबित चलने पर उन्होंने अधीनस्थों को तुरंत मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मेरी हेल्प नहीं हो पाई। मैं सुबह से रात के 10 बजे तक वहाँ बैठी थी। उन्होंने लास्ट में मुझसे यही बोला कि आप इन चीज से बचिए। जब अगर वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो किस चीज के लिए वो हमारे लिए बैठे हैं? वो तो जनता के लिए बैठे हैं। अगर वो जनता की हेल्प नहीं करेंगे तो वो किस लिए बैठे हैं? 30,000 रुपए उसने मेरे अकाउंट से विड्रॉल करे हैं और मुझे अब्यूज तक कर रहा है।
दिया है और नोटिफिकेशन जारी होते ही विदिन नेक्स्ट 10 डेज हम इसको पब्लिक में रोल आउट कर दें। महिला सुरक्षा को लेके उत्तराखंड पुलिस ने गोरा शक्ति ऐप बनाई है, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको अपने नज़दीक के थाने और उस सब का लोकेशन एकदम से आ जाएगा और आप 112 या 100 नंबर डायल करेंगे तो आपको इमीडिएट पुलिस की हेल्प पहुंचेगी उसी मिनट। गदरपुर के करतारपुर रोड पर कुछ दिन पहले फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही वारदात में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया है। करतारपुर वार्ड नंबर 1 में बलबीर सिंह नाम का युवक रहता है अपने परिवार के साथ। उसके द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके ऊपर कतिपय कुछ युवकों ने फायरिंग की है। इस पर उसकी तहरीर के आधार पर उक्त युवकों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई और इसमें विवेचना करते हुए जो घटना में प्रयुक्त कार है उसको हमारी पुलिस टीम द्वारा कार स्वामी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आज उस युवक को भी जो है माननीय न्यायालय में पेश किया। लोहाघाट नगर की सड़कों और चौराहों पर कूड़ा फेंकने वालों पर अब नगर पालिका सख्त कार्रवाई करेगी। नगर पालिका लोहाघाट के ईओ मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि नगर पालिका के द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए लोगों के घरों से कूड़ा वाहन के जरिए कूड़ा सुबह और शाम उठाया जाता है। उसके बावजूद भी नगर के कुछ संभ्रांत लोग नगर के प्रमुख गांधी चौक और अस्पताल गेट के सामने कूड़ा फेंककर कूड़े के ढेर लगा देते हैं, जो सही नहीं है। इसे लेकर ईओ मोहम्मद इस्लाम ने नगर के लोगों से अपील कर कहा कि कूड़ा गाड़ी में ही फेंके और दुकानों के बाहर कचरा न लगाएं। साथ ही कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ नगर पालिका सख्त कार्रवाई करेगी जो चौराहों और सड़कों पर कूड़ा फेंकेंगे। बता दें कि नगर के प्रमुख गांधी चौराहे पर नगर के कुछ संभ्रांत लोग कूड़ा फेंक देते हैं। 2 टाइम जो है कूड़ा एकत्रित करने की डोर टू डोर की कार्रवाई जारी है और इस पर भी पब्लिक को काफी जागरूक किया गया है और जैसे ही मतलब पता लगाया जाएगा कि मतलब जिसके द्वारा जो गंदगी फैलाई जा रही है या सार्वजनिक सड़क पर कूड़ा फैलाया जा रहा है तो उनके खिलाफ जो है एंटी लिटरिंग स्पीटिंग के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी और चालानी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रामनगर में जिला अधिकारी धीरज सिंह गर्व्याल ने तहसील सभागार में जनता दरबार लगाया, जिसमें 40 फरियादी अपनी शिकायत लेकर दरबार पहुंचे। ज्यादातर लोग बिजली, पानी और पेंशन जैसी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतें रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो संबंधित विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मानसून के चलते कुछ क्षेत्र प्रभावित होते हैं तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी की जाएगी। मुआवजा जिन लोगों को मिल सकता था लीगली उन लोगों को दे दिया गया। आने वाले सत्र में जो या इस वित्तीय वर्ष में तो उस एरिया में जो फ्लोरिकल्चर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम रेफरल बैन वगैरह इनको देंगे। जिलों में जो परिवहन विभाग की ज़मीनें हैं और उनका पूरा सर्वे करा रही है और उन जगहों पे समय के हिसाब से आजकल वर्तमान परिवेश में जो चीज़ें हो सकती है उसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। और नैनीताल जनपद में जितने भी रोडवेज की ज़मीनें हैं उनकी पूरी सर्वे करके वो ले गई। लगभग 40 के करीब समस्याएं आई जिसमें मैक्सिमम बिजली पानी की समस्याएं और कुछ लोग पेंशन को लेके आए और कोई लोग प्रोडक्ट्स को लेके आए, तो उसमें जो हम तुरंत उनको राहत दे सकते थे उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की। मानसून का समय आते ही पुलिस महकमा भी मुस्तैद हो गया है। मानसून के समय होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटने आपदा मित्र भी बनाए गए हैं, जिन्हें आपदा के दौरान अपने क्षेत्र में मदद पहुंचाने के साथ बचाव कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं आपदा के दौरान पुलिस के साथ सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अर्धसैनिक बलों आईटीबीपी और एसएसपी के साथ बैठक कर राहत बचाव कार्य करने पर रणनीति भी तैयार कर ली गई है। लोकेश्वर सिंह पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 25 जून के बाद मानसून हमारे राज्य में आ जाता है। मानसून की तैयारियों के संबंध में हम लोगों ने मार्च से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। जितने भी हमारे इक्विपमेंट या रिसोर्स होते हैं उनका ऑडिट कर लिया था। जो उपकरण थे उनको ठीक करवाया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी तैयार किया गया है। जनपद में सभी मौजूद हैं। आईटीबीपी और एसएसपी के साथ भी मीटिंग हो चुकी है। उन लोगों के साथ भी हमारा समन्वय रहता है। 13 जुलाई से शुरू होने वाला है, 15 दिन का चलेगा काम। उसमें हम लोगों ने 17 एमआरपी रखा है
मेडिकल रिलीफ पोस्ट जो बोलते हैं, तो उस पर हमारे टोटल 24/7 हमारे डॉक्टर्स प्लस मेडिकल स्टाफ्स रहेंगे। 17 के 17 हमारे पास छोटे एम्बुलेंस प्लस वहाँ पे एक बाइक एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी, प्लस वहाँ पे हम सारे मेडिसिन्स प्लस ARV जो एंटी रेबीज वैक्सीन बोलते हैं, कुत्ते काटने के इंजेक्शन, वो भी सारे हमारे जो आउटपोस्ट है वहाँ रखे जाएंगे। प्लस 13 हमारे परमानेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो ज्वालापुर, मेला जिला हॉस्पिटल, SDH रुड़की हो गया, ज्वालापुर भादराबाद हो गया, नारसन हो गया, लक्सर हो गया, भगवानपुर हो गया। इस तरह से हमारे 13 जो है परमानेंट हॉस्पिटल्स जो हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है, और सब जगह 24/7 हमारे डॉक्टर्स और कर्मचारी कार्यरत रहेंगे। गदरपुर के तहसील सभागार में BLO की बैठक आयोजित की गई। डाटा एंट्री ऑपरेटर नवीन सिंह ने BLO को मतदाता सूची सुधार की जानकारी दी। सभी को मतदाता सूची में सुधार के लिए कुछ पत्र बांटे गए। किसी मतदाता का फोटो दूसरे केस में लगने से लेकर एक ही मतदाता का नाम कई बार आने जैसी गड़बड़ियों में सुधार पर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। ऑनलाइन प्रारूप 6, 7, 8 और 8 को भरने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसमें आज हमने विधानसभा 65 गदरपुर और विधानसभा 66 जो तहसील गदरपुर के अंतर्गत आती है, उन सभी BLO को हमने आज गरुड़ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दे दिया है। थोड़ा सा हिंदी में, जैसे इंग्लिश में अगर टाइप कर दे रहे हैं तो उसको ऑटोमेटिक हिंदी है तो उसको वो बताया गया कि हिंदी में भी ये यहाँ से कीपैड चेंज करके वो चीज़ें सही हो सकती हैं, या जहाँ पर इंग्लिश में नाम सही है और हिंदी में वो ऑटोमेटिक गलत ले रहा है तो उसको भी बताया गया कि कैसे सही होना है। मानसून का समय आते ही पुलिस महकमा भी मुस्तैद हो गया है। मानसून के समय होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटने आपदा मित्र भी बनाए गए हैं, जिन्हें आपदा के दौरान अपने क्षेत्र में मदद पहुंचाने के साथ बचाव कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं आपदा के दौरान पुलिस के साथ सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अर्धसैनिक बलों, ITBP और SSB के साथ बैठक कर राहत बचाव कार्य करने पर रणनीति भी तैयार कर ली गई है। लोकेश्वर सिंह पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 25 जून के बाद मानसून हमारे राज्य में आ जाता है। मानसून की तैयारियों के संबंध में हम लोगों ने मार्च से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। जितने भी हमारे इक्विपमेंट या रिसोर्स होते हैं उनका ऑडिट कर लिया गया था। जो उपकरण थे उनको ठीक करवाया गया था। SDRF में भी अनुदान की मांग की थी, जो हमें प्राप्त हो गया है, जिसमें हमने नए उपकरण खरीद दिए हैं। 2 टीम SDRF की और 1 टीम NDRF की हमारे जनपद में मौजूद है। ITBP और SSB के साथ भी मीटिंग हो चुकी है। उन लोगों के साथ भी हमारा समन्वय रहता है। मानसून चूँकि 25 जून के बाद हमारा राज्य में मानसून आ जाता है। मानसून की तैयारियों के संबंध में हम लोगों ने मार्च से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। उन तैयारियों के अंतर्गत हमने जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स या रिसोर्सेज होते हैं उनका हमने एक ऑडिट कर लिया था और जो भी उपकरण थे उनको ठीक करवाया गया था। और इसी के साथ साथ इस वर्ष हम लोग जो हमारे गाँव जो आपदा प्रोन है वहाँ पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके हमारी पुलिस की टीम्स के द्वारा उनको ट्रेनिंग देकर आपदा मित्र हम लोग बना रहे हैं। लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगे दूरस्थ गांव डनगांव में ग्रामीणों ने श्रम विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। योजनाओं का लाभ न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने श्रम विभाग टनकपुर के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने श्रम विभाग की एक ब्रांच चंपावत में खोलने और नेपाल सीमा से लगे दूरस्थ क्षेत्रों में श्रम विभाग का कैंप लगवाने की मांग की है, जिससे लोगों को बार बार 150 किलोमीटर दूर टनकपुर के चक्कर न लगाना पड़े। प्रदर्शन में शामिल किसान नेता मोहन चंद्र पांडे ने भी मजदूरों को पंचायत स्तर पर सामान बांटने की मांग की है। जानकारी के अभाव में भी ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। सीमांत क्षेत्र के लोगों का जो कर्मकार बोर्ड टनकपुर है, जो श्रम विभाग है, उसमें कई लोगों के रजिस्ट्रेशन है और कई लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन है भी तो उनको उस श्रम विभाग से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और किसी को लड़कियों की कोई शादी होती है या स्कॉलरशिप है या और भी अन्य कोई चीज़ें हैं, जो व्यक्ति जिस ट्रेड में काम कर रहा है, चाहे वो राजमिस्त्री हो, कारपेंटर हो, नहीं अभी तक उसको टूल किट वितरण किए गए हैं और वितरण किए भी गए हैं तो मनमाने तरीके से किए गए हैं। प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि श्रम विभाग के जो भी चीज़ें हैं उसका जो है न्याय पंचायत में वितरण किया जाए और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।